नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान। 12 अक्टूबर से 5 चरणों में चुनाव। 8 नवंबर को होगी मतगणना। %6 बढ़ा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। कैबिनेट ने दी गोल्ड बॉन्ड स्कीम को मंजूरी। टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग की छूट। शीतकालीन सत्र में पेश होगा जीएसटी बिल। सरकार ने लिया मानसून सत्र के अवसान का फैसला। वित्त मंत्री का कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप। डीजी स्तर की बातचीत के दिल्ली पहुंचे पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारी। कल होगी बीएसएफ के महानिदेशक से मुलाकात। सीमा पार से फायरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और यमन में लापता 7 भारतीयों की तलाश जारी। विदेश मंत्रालय ने साधा स्थानीय अधिकारियों से संपर्क। कांग्रेस की भारतीयों को सुरक्षित निकालने की मांग। राय देखते हैं पहली खबर। भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत की शुरुआत गुरुवार को दिल्ली में होगी। इसमें भारत की ओर से बीएसएफ के डीजी और पाकिस्तान रेंजर्स के प्रमुख के नेतृत्व में सीमा पर गोलीबारी और अवैध घुसपैठ को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। करीब 1.5 साल के बाद दोनों देशों के बीच इस मसले पर जिम्मेदार अधिकारियों के बीच ये बात हो रही है। गुरुवार को दिल्ली में होने वाली डीजी स्तर की बैठक में भारत और पाकिस्तान की ओर से 16 सदस्य शामिल होंगे। इस बातचीत का नेतृत्व बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक और पाकिस्तानी रेंजर्स के महानिदेशक मेजर जनरल उमर फारूक बुर्की करेंगे। सीमा पर रहने वाले लोगों को इस बातचीत से गोलीबारी के थमने की उम्मीदें हैं। बातचीत होनी है, बातचीत से ही हल होना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अथॉरिटी से कि बातचीत करें और कोई पुख्ता हल निकालें ताकि बॉर्डर पर शांति बनी रहे, यहाँ के लोग रसें बसें। बुधवार को पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल वाघा बॉर्डर होते हुए दिल्ली पहुंचा। 3 दिनों तक चलने वाली इस बातचीत में भारत सीमा पार से गोलीबारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगा। इसके अलावा आतंकवादियों की घुसपैठ और गुजरात स्थित कच्छ के रण जैसे इलाकों से नशीली दवाओं की तस्करी का मामला भी उठेगा। इस बीच बीएसएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बातचीत में विभिन्न स्तरों पर संवाद स्थापित करने, आपसी समन्वय के साथ सीमा पर गश्त करने और आपसी विश्वास बहाली करने जैसे सकारात्मक मसलों को भी बातचीत में शामिल किया जाएगा। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गोलीबारी की वजह से आम भारतीय मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान इस मसले पर फोन करने या झंडे दिखाने पर भी कोई जवाब नहीं देता। सीमा पर होने वाली गोलीबारी से दोनों तरफ के आम नागरिक हलकान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस बातचीत में पाकिस्तान संघर्ष विराम को फिर से जारी करने पर सहमत होता है या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सबसे पहले मैं समझना आप चाहूँगा कि जिस तरीके से कल बातचीत को लेकर है, तैयारियां हैं, एजेंडा प्रमुख तौर पर क्या बड़े पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा इस वक्त मैं कहूँ कि केंद्रित हो सकती है? देखिए कविंद्र, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी यही है। पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भारत की तरफ से गोलीबारी हो रही है, भारत की तरफ से जवाबी फायरिंग होती है, भारत का कहना है, और पाकिस्तान का यह कहना है कि भारत उनके नागरिकों को पर गोलियां चला रहा है। मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी संभवतः एक संजीदा प्रयास होगा कि गोलीबारी कम से कम रुके। जिस तरह से एनएसए वार्ता कश्मीर के मुद्दे पर या हुर्रियत के मुद्दे पर टल गई थी, खत्म हो गई थी, इसमें लगता है कि कोई न कोई उपाय निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से टकराव दोनों देशों के बीच बढ़ रहे हैं, वैसे में कोई बड़े टकराव की आशंका भी उत्पन्न हो रही है। आप देख रहे हो कि भारत के थल सेनाध्यक्ष की तरफ से भी काफ़ी कड़े बयान आए, उसके बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जो है राहिल शरीफ, उनकी तरफ से भी काफ़ी कड़े बयान आए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी टकरावों का कारण बन जाती है। इसलिए बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा संघर्ष विराम को फिर से लागू करने का है।
और जो अवैध घुसपैठ होती है, जो मादक द्रव्यों की तस्करी हो रही है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे डायरेक्ट तरीके से कहें कि पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ जिम्मेदार होते हैं ऐसे मामलों को रोकने के लिए। और संभवतः इसके तरीकों पर बातचीत होगी, क्योंकि जब हम बीएसएफ के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ साफ कहना था कि तकनीकी मुद्दे हैं जिनमें कि कई बार पेट्रोलिंग में जो समन्वय होती है, जो कौन कहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, भारत की तरफ से कहाँ पेट्रोलिंग है, ऐसे मुद्दे पे बातचीत होती रही थी पहले भी। और कई बार संघर्ष विराम काफी अच्छे तरीके से लागू हुए हैं। पूर्व में आप देख रहे होंगे यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में लंबे समय तक संघर्ष विराम चलता था और कोई घटना नहीं होती थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। शंकर प्रसाद साहब, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश बता रहे थे, कई अहम पॉइंट हैं, फायरिंग को लेकर है और तस्करी को लेकर भी है, आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर भी, और दोनों तरफ से इस तरह के इल्जाम लगते हैं कि आप जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। आपके नज़रिए से और आपके अनुभव के आधार पर मैं समझना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस तरह की बातचीत कितनी अहम होती है इस तरह के रिश्तों में, जब भारत और पाकिस्तान जो इस वक्त हालात हैं, और हाल के दिनों में जिस तरह के बयानों की कटुता हमने देखी है, उसके बीच में इस बातचीत से कुछ नतीजे की उम्मीद? देखिए, मेरा ये मानना है कि बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बिना बातचीत करे किसी मसले का हल तो निकल नहीं सकता। युद्ध तो एक अच्छी स्थिति नहीं है, ना भारत के लिए ना पाकिस्तान के लिए। हाँ, मैं ये क्लियर यही कर दूं कि अगर युद्ध हम पर थोपा जाएगा तो हमारे आर्मी चीफ ने सही उसका जवाब दे चुके हैं, उसको छोड़ दीजिए एक मिनट। बातचीत करिए सिर्फ ये टॉक्स के बारे में। देखिए, एनएसए की टॉक इन लोगों ने रद्द कर दी, उनकी तरफ से मना हुई, हमारी तरफ से मना नहीं हुई। उसी के बाद ये डिसाइड हुआ था कि डीजीज ऑफ बीएसएफ और रेंजर्स की बातचीत होगी, वो अब आज से शुरू हो रही है, कल और परसों 3 दिन होगी। उसके बाद शायद डीजीएमओस की मिलिट्री की टॉक्स होंगी। मानना यह है कि ये सब मुद्दे टेबल पे आने चाहिए, जैसे कि स्मगलिंग है, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म है, अक्रॉस द फायरिंग सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, और जो इस किस्म की सारी हरकतें बॉर्डर एरिया पे हो रही हैं। बातचीत का मुद्दा तो सही है। देखिए, एनएसए साहब ने जब उनके एनएसए को बुलाया था तो हमने अपने डोजेस तैयार किए थे और बातचीत के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार थे। लेकिन शायद पाकिस्तान के एनएसए कुछ घबरा गए कि हमारे पास इतने शायद प्रूफ्स नहीं है कि हम इंडिया के एनएसए से बात बराबरी। अब सवाल ये उठता है कि जो 2 बीएसएफ के डीजीज मिल रहे हैं उसमें वो क्या बातें खुल के कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं। इसमें मैं एक बड़ी जरूरी बात बताना चाहता हूं आपको जी। जब बातचीत होती है 2 व्यक्तियों के बीच में तो उनकी केमिस्ट्री, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी किस तरह से प्रिपरेशन है, वो किस तरह से सवाल जवाब करते हैं, यानी कि उनकी चतुराई कैसी है, उनकी स्कीम कैसी है, जिससे आमने सामने बैठ के असलियत का पता लगता है। देखिए, एक बात होती है आपने टेलीफोन में किसी से बात कर ली, या आपने किसी से और रेडियो के जरिए या न्यूज़पेपर्स के जरिए बातचीत हो रही है, लेकिन जब एक व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी नेगोशिएटिंग टेक्निक्स क्या है, वो उस व्यक्ति के अंदर से असलियत किस तरह से निकाल रहा है। चाहे वो कहता, ऊपर से कहेंगे नहीं साहब हमने तो कोई सीज फायर वायलेशन किया ही नहीं, हम तो कोई यहाँ से टेररिज्म करते ही नहीं है, हमारे यहाँ से तो कोई स्मगलिंग होती ही नहीं है। लेकिन जब इस किस्म के 2 व्यक्ति बैठेंगे, उनमें से चतुर कौन है, उसमें से तेज कौन है जो असलियत निकाल सके, और जिस व्यक्ति ने असलियत निकाल ली वो व्यक्ति इसमें कामयाब होगा। अब देखना यह है कि 2 साइड के 16-16 व्यक्ति, जैसे आपने भी बताया, बैठेंगे, उसमें ये किस तरह से सवाल जवाब होते हैं, किस तरह से वो हमारे सवालों का रिस्पांस देते हैं, और किस तरह से उनकी असलियत सामने आती है। ये चीज बीएसएफ को ध्यान में रखनी। मुद्दे तो क्लियर हैं, बिल्कुल मुद्दे कई सारे हैं और इंसिडेंट्स भी बड़े क्लियरली डिमार्केटेड हैं कि साहब यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ जी। लेकिन इसमें असलियत क्या है, असलियत क्या? और दूसरा कि जिस तरीके से अगर किसी मुद्दे पर सहमति बनती भी है तो सवाल ये कि क्या दोनों पक्ष और जो मीटिंग कर रहे हैं वो इतने कैपेबल हैं या उनके पास इतने राइट्स हैं कि वो एक जो मैकेनिज्म है उसको तैयार करने या उस पर मोहर लगाने का काम कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि एक बार फिर से वापस एनएसए या दूसरे स्तर तक वो मामला जाएगा और वहां से जब सिग्नल मिलेगा तभी कोई एक फॉर्मुलेशन तैयार होता है मैकेनिज्म का। देखिए, ऐसा है कि असलियत हमारे डीजी को पता है, डीजी बीएसएफ को, असलियत उनके डीजी रेंजर्स को पता है, लेकिन हमारे डीजी बीएसएफ के पास पूरी छूट है कि वो असलियत को सामने रखें, क्योंकि हमने गलत काम किया ही नहीं है। अब उनकी तरफ से उनके डीजी जो रेंजर्स हैं उनकी बाकायदा ब्रीफिंग हुई होगी, उनकी आईएसआई के जरिए से, उनकी मिलिट्री के जरिए से, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए से। तो मुझे लगता है कि वो 3-4 इंस्टीट्यूशंस की ब्रीफिंग सुन के आए हैं
और उस ब्रीफिंग को सबको अमलगमेट करके वो यहाँ पे सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इसी चीज को तो मैं कहना चाह रहा था कि ये अब जो एक ट्यूटर्ड व्यक्ति बात कर रहा है और एक अपने दिल से बात कर रहा है, दोनों में फर्क नजर आएगा। और दोनों में किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, ये दोनों की इंडिविजुअल टेक्निक्स पर डिपेंड करेगा कि वो असलियत किस तरह से एक दूसरे के सामने ला सकें। जी शंकर प्रसाद साहब, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत उम्मीदें हैं इस बैठक से। देखना है होगा कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पर इन बैठकों के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बिहार में प्रचार अभियान तेज, मैदान में उतरे दिग्गज। क्या हैं मुद्दे, क्या हैं वायदे, क्या है इस बार जनता के कायदे? देखिए RSTV विशेष बिहार विधानसभा चुनाव शाम 7:30 बजे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया। बिहार में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच 5 दौर में चुनाव होंगे। 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और पहली बार EVM में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी और 36 विधानसभा सीटों में EVM से वोटिंग स्लिप भी निकलेगी। आयोग ने चुनाव के दौरान आने वाले त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 5 चरणों में मतदान होगा। पहले दौर में 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके लिए अधिसूचना 16 सितंबर को जारी होगी। दूसरे दौर में 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। चौथे दौर में 1 नवंबर को 55 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें और आखिरी दौर में 5 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। Bihar election will be conducted in 5 phases. The for phase 1 election in Bihar, the date of notification will be 16th September 2015. चुनाव आयोग ने बिहार में निष्पक्ष और सुचारू चुनाव कराने की व्यवस्था की है। हर जिले में 2 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पहली बार EVM में उम्मीदवारों की फोटो भी होगी और 36 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी EVM इस्तेमाल होंगी जिनसे स्लिप निकलेगी। Election in Bihar would also be the first where VVPAT, voters verifiable paper audit trail machine will be utilized in 36 constituencies. आयोग के मुताबिक राज्य की 47 सीटों पर माओवादियों का असर है। सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी पोलिंग बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। चुनाव के दौरान सीमा से अधिक पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए 80 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा। The commission has also rolled out a very effective and strengthened strategy to check misuse of money to influence voters, including the menace of paid news. राज्य में कुल 6 करोड़ 68 लाख मतदाता हैं। इसके लिए 62,779 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बिहार में 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार होने की बात कही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, खुशी की बात है। मॉडल कोड लागू हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। बिल्कुल हम लोग अब निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ चुनाव में अपना पूरा समय दे पाएंगे। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, स्वागत करते हैं। 5 फेज में है, 1 फेज में होता तो और अच्छा है ना। ये 5 फेज में लंबा तो हो ही गया। हम लोग बहुत दिनों से तैयार हैं। ये कोई तो अनपेक्षित घोषणा तो है नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को आप समझिए
कि बिहार के चुनाव में प्रामाणिक बदलाव होगा। समय कहाँ बचा है और हमको लगता है कि जो 5 चरण का है ठीक है। घोषणाओं का स्वागत करते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन एक ही फेज में हो, मगर इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है और हम संवैधानिक संस्था के फैसलों पर एडवर्स टिप्पणी नहीं करते। मिलिट्री फोर्स और सेंट्रल फोर्स रखने की बात आई है, ये कदम है उनका सराहनीय है। हम लोगों की मांग रही है कि बिहार में जब तक के सेंट्रल फोर्स नहीं लगाया जाएगा चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा, इसकी चिंता उन्होंने की है। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने सोच समझ के डेट निर्धारित किया है और ये अच्छा है कि दिवाली फेस्टिवल से पहले सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। The left is prepared. The left is not only prepared, the left through a very successful public convention on the 7th, 2 days ago, has announced its program for the people of Bihar. बिहार में चुनाव ऐलान भी हो चुका है, लेकिन एनडीए के दलों के बीच अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी है। दिल्ली पहुंचे हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने बीजेपी नेता अनंत कुमार से मुलाकात की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी अनंत कुमार और भूपेंद्र यादव से बातचीत की है। सहयोगी दल अब जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा चाहते हैं, लेकिन इस पर एनडीए में अभी भी आम राय नहीं बन पाई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से मानसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जीएसटी से जुड़े विधेयक के लिए फिलहाल सत्र की संभावना खत्म हो गई। कांग्रेस के साथ सहमति न बनने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। जीएसटी विधेयक पर समर्थन न मिलने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर आर्थिक विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए फिर से संसद सत्र बुलाने की मंशा छोड़ दी है। बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रपति से मानसून सत्र का सत्रावसान करने की सिफारिश करने का फैसला किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीधे तौर से कांग्रेस पर जीएसटी में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। Implemented by 1st April, this kind of obstructionism remains, then perhaps the Congress party may succeed in hurting India, hurting India's economy, and allowing it to derail for some time. हालांकि वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार जीएसटी पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और लगभग कांग्रेस को छोड़कर सभी दल इसके पक्ष में हैं और इसलिए हम लोगों का प्रयास चलता रहेगा। अगर स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो मंत्रिपरिषद उस पर फिर एक बार पुनः विचार करेगा। कांग्रेस ने वित्त मंत्री के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी नेता सीपी जोशी ने साफ किया कि सरकार जीएसटी के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही है। भारत की जनता को ये मालूम है कि यूपीए सेकंड में किस पार्टी ने जीएसटी को रोका, कितनी बार संसद को रोकने का काम किया। वो आज हमको बता रहे हैं कि हम रोकने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि अप्रत्यक्ष कर से जुड़े जीएसटी को अप्रैल 2016 से लागू कर दिया जाए। सरकार के सामने विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती है और बिना कांग्रेस के समर्थन के ऐसा मुमकिन नहीं है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि कर दी गई है और इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के नजरिए से कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए। अब टेलीकॉम कंपनियां आपस में स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग कर सकती हैं और इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 113% से बढ़ाकर 119% कर दिया। इससे करीब 50 लाख कर्मचारी और 56 लाख पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को इसका फायदा 1 जुलाई से ही मिलेगा। कैबिनेट ने आज स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत मोबाइल ऑपरेटर स्पेक्ट्रम को दूसरी कंपनियों को बेच या किराए पर दे सकते हैं। इसके लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी। हालांकि कंपनियों को 45 दिन पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार के नजरिए से इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। जो कॉन्टिगुअस स्पेक्ट्रम को लेकर दिक्कत होती थी तो उसको सुविधा मिलेगी ताकि सर्विस अच्छी होगी। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने स्पेक्ट्रम लिया था लेकिन कंज्यूमर बेस नहीं बढ़ा सके, तो देयर स्पेक्ट्रम हैज बिकम ए डेड एसेट, तो उसका उपयोग कर सके, तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप है। केंद्र सरकार ने साफ सुथरी ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत भविष्य में देश में मौजूद पवन ऊर्जा के बेहतर दोहन में मदद मिलेगी।
विंड एनर्जी की मैपिंग होगी, कौन कौन से एरियाज में इसकी संभावना ज़्यादा है उसको लोकेट किया जाएगा। सरकार उसकी सब अप्रूवल्स डिफेंस से, शिपिंग से, स्पेस डिपार्टमेंट से, अन्य अप्रूवल्स केंद्र सरकार लेके फिर उसको बिडिंग के माध्यम से लोगों को उसमें अट्रैक्ट करेगा। केंद्र सरकार ने कानूनी मुद्दों पर सरकार को सलाह देने वाले विधि आयोग का भी पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसके तहत 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2015 से लेकर 31 अगस्त 2018 तक होगा। 20वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को ही खत्म हो गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने आज सोने से जुड़ी 2 योजनाओं को मंजूरी दी। योजनाएं हैं सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। इनसे सोने की मांग को कम करने के साथ ही देश के चालू खाते के घाटे को पाटने में भी मदद की उम्मीद है। घरों में पड़े सोने को बैंक में जमा होने से आर्थिक गतिविधियों के बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने की भी सरकार की मंशा है। केंद्र सरकार ने सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत कोई भी शख्स 1 साल में अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेगा, जिस पर सरकार ब्याज देगी। योजना के तहत सरकार का 15,000 करोड़ रुपए गोल्ड बॉन्ड लाने का प्रस्ताव है। बॉन्ड की पूरी गारंटी भारत सरकार की होगी। सोने की कीमत के आधार पर ब्याज मिलेगा और ब्याज दर को समय समय पर सरकार की ओर से तय किया जाएगा। ब्याज फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों हो सकता है। भारत सरकार की बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। इसकी जो सेल होगी वो केवल इंडियन एंटिटीज तक होगी। गोल्ड बॉन्ड कम से कम 5 से 7 साल के लिए लेना जरूरी होगा। बॉन्ड में समय से पहले राशि निकालने की भी छूट मिलेगी। बॉन्ड को दूसरे को ट्रांसफर करने की भी छूट होगी। गोल्ड बॉन्ड डीमैट और पेपर दोनों रूप से जारी होगा। बॉन्ड के जरिए लोन मिल सकेगा और पैसे निकालते वक्त सोने के मौजूदा भाव पर भुगतान होगा। गोल्ड बॉन्ड से आने वाली राशि गोल्ड रिजर्व फंड में जमा होगा। बॉन्ड डाकघर, बैंक, गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी और एजेंट के जरिए मुहैया होंगे। इसके अलावा घरों में रखे सोने को बाहर निकालने के लिए कैबिनेट ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत घरों में पड़ा सोना बैंकों में जमा किया जा सकता है। आम आदमी से लेकर मंदिर, ट्रस्ट और बड़े कारोबारी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। सोना लघु, मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत बेकार सोना बैंकिंग सिस्टम में डालने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, वहीं लोगों को भी ब्याज के जरिए कमाई होगी। रिडेम्पशन के टाइम आपको गोल्ड की कीमत भी मिल सकती है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो गोल्ड भी वापस मिल सकता है, और उसके ऊपर जो ब्याज दर तय होगी वो ब्याज भी आपको मिल जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लिए 2015-16 के बजट के दौरान प्रस्ताव पेश किया था। बैंक की कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR को इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिनों के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंची हैं। उन्होंने जिले की खराब सड़कों की स्थिति पर चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 61 करोड़ रुपए की राशि तत्काल जारी करने की मांग की। सोनिया गांधी ने जिला सक्रियता एवं अनुश्रवण समिति में बैठक में बात कही। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फंड में कटौती किए जाने पर नाराजगी जताई। मई महीने में ही अनुश्रवण समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। एसिड अटैक मामले में जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों से जवाब तलब किया। अदालत ने पूछा कि इसे क्यों न अदालत की अवमानना माना जाए। एसिड अटैक मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि अब भी कई जगहों पर आसानी से एसिड की बिक्री हो रही है। अदालत ने मध्य प्रदेश, मिजोरम, केरल, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिवों को हलफनामा देने या निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा था। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। यमन में सऊदी हवाई हमले के बाद 2 नौकाओं में सवार 7 भारतीय लापता हैं। भारतीय दूतावास के अधिकारी स्थानीय सूत्रों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। भारतीयों की पहचान के बारे में अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना के हवाई हमले की जद में 2 नौकाएं आई हैं।
इसमें सवार 20 भारतीयों में से 13 सही सलामत हैं, जबकि 7 अब भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। जिबूती स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी इस बारे में स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। The boats were carrying a total of 20 Indian crew members, of which 13 are alive and 7 are reported to be missing. No other information is currently available regarding the identities of the Indian nationals. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद इस मामले पर भारतीय दूतावास के अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहीं कांग्रेस ने केंद्र से यमन में भारतीयों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। भारत सरकार को हर तरह का वो काम करना चाहिए। एक तो मदद करना चाहिए इन परिवारों को, और हर वो काम करना चाहिए जिससे बचे हुए लोग हमारे सुरक्षित वापस देश आ जाएं। 8 सितंबर को ये नौकाएं हवाई हमले की चपेट में आईं। यह हमला यमन के बंदरगाह शहर हुदैदा के करीब अल खोखा में तेल तस्करों को निशाना बनाकर किया गया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।